नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जार में। मैं हूं सुदीश और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को क्यों लाया गया, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, मतलब ये लोग अंग्रेज जो है ट्रेड करते थे इंडिया के साथ। लेकिन क्या हुआ, 1764 में जो है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्पायर था और शुजा-उद-दौला जो नवाब ऑफ अवध था, ये दोनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हो जाती है और जीतने के बाद जो है सारा जो दीवानी राइट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ये मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो मुगल एम्पायर है उसको एक एनुअल सब्सिडी दी जाती है और जो शुजा-उद-दौला है उसको एक एनुअल पेंशन दिया जाता है। लेकिन सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है, दीवानी राइट्स, वो चला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो निजामत राइट है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल और पोलिसिंग राइट्स, ये जो है नवाब ऑफ बंगाल के पास है। इसको जो है बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, जहाँ पे दीवानी राइट्स किसी और के पास है और निजामत राइट किसी और के पास है। तो इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। इसको लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, लोगों को बहुत सारी इसमें कम्प्लेक्सिटीज थी। तो इंडियन पीपल जो है, जो भी थे यहाँ पे, वो लोग सफ़र कर रहे थे। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि बंगाल में जो है फैमिन आया था, ठीक है, और इसमें लाखों लोग मर गए थे। और तीसरा कारण हम समझेंगे कि इसमें 1769 में एंग्लो मराठा वार हुआ था, सॉरी एंग्लो माइशू वार हुआ था। और इसमें 1769 में जो है हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। और एक और कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोविंशियल क्या बोलते हैं उसे, फाइनेंशियल स्थिति थी, ये बहुत ही कमजोर पड़ गई थी। बहुत लॉसेस हो रहे थे। शुरू शुरू में तो क्या हो रहा था कि शुरू शुरू में यहाँ पे जो भी ट्रेडर आए थे, कुछ दिन तक जो है बहुत लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद जो है कंपनी को बहुत सारे लॉसेस होने लगे। और इन लॉसेस की वजह से जो है वहाँ ब्रिटेन में जो है प्राइम मिनिस्टर के पास से एक रिपोर्ट पहुंचती है कि इस कंपनी को बहुत ही घाटा हो रहा है। और ये घाटा हो रहा था तो जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग थे, वो ब्रिटेन के बहुत पावरफुल लोग थे जो इसमें शेयर होल्डर थे। तो ये घाटा हो क्यों रहा था? तो ये घाटा हो रहा था दो कारण से। एक तो जो यहाँ के जो ऑफिशियल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, वो बहुत ही करप्ट हो गए थे। यहाँ पे नेपोटिज्म फैल गया था। और दूसरा कारण था कि जो टी का सेल्स था अमेरिका में, यहाँ इंडिया से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करके यहाँ से लेकर जाती थी और बाकी सारी कॉलोनीज में जो है चाय का व्यापार करती थी। तो जो टी का सेल्स था अमेरिका में, वो जो है घट गया था। वहाँ पे लोग क्या करते थे कि नीदरलैंड से डच स्मगल टी लाते थे। 85% जो है वो हो गया था, जो कि अमेरिकन कॉलोनीज के लोग जो है सिर्फ नीदरलैंड वाले चाय पीते थे और इंडिया वाले चाय नहीं खरीदते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चाय था वो बहुत ही महंगा पड़ रहा था। क्योंकि क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ से इंडिया से लेकर जाती थी चाय और फिर ब्रिटेन जाती थी। ब्रिटेन में वहाँ गोडाउन में रखा जाता था, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देती थी। फिर वहाँ से जो है फिर बाकी कॉलोनीज में ट्रांसफर हो रहा था। तो इसको खत्म करने के लिए, इस जो करप्शन हो रहा था और जो टी सेल्स कम हो गया था, इसके लिए जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था उस समय लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, उसने जो है सोचा कि इस कंपनी को सुधारते हैं थोड़ा। तो इसीलिए इस एक्ट को लेकर आया गया। तो इससे पहले जो है टी सेल्स एक्ट करके भी आया, टी एक्ट करके भी आया 1773 में, जो कि कहा गया कि अब डायरेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शिप कर सकती है अमेरिका में चाय को, ताकि वहाँ पे सस्ता पड़े और वहाँ के लोग खरीद पाए। और इसी से जान लो कि जुड़ा हुआ है अमेरिका का इंडिपेंडेंस भी। अमेरिकन लोग जो है कहते थे कि हम लोग जो है टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये एक वहाँ पे नारा दिया। वहाँ पे भी जैसे हम लोग गुलाम थे, वैसे ही वहाँ के लोग भी गुलाम थे। और वो लोग जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो है कोशिश कर रहे थे। तो उसी समय बोस्टन टी पार्टी होती है, दिसंबर 1773 में बोस्टन टी पार्टी। आपने सुना होगा कि जो चाय का यहाँ से कंटेनर गया हुआ था शिप पे, वो सारे कंटेनर जो है समुद्र में गिरा दिए जाते हैं। और दूसरा वहाँ पे क्या हुआ था कि
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जेम्स जूनियर जेम्स ओटिस करके नाम है, उसने दिया था कि हम लोग जो है टैक्स नहीं देंगे जब तक हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो वहाँ पे यूएसए में 13 कॉलोनीज थी और ये ब्रिटिश के अंडर थी। तो एक बात और जान लो कि जब इंडिया जो है गुलाम हो रहा है उसी समय जो है यूएसए जो है आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है और उसे आज़ादी मिल भी जाती है। 4 जुलाई 1776 को यूएसए को आज़ादी मिल जाती है। वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 4 जुलाई 1776 में घोषित कर दिया जाता है। तो ये सारे जो है बैकग्राउंड थी। तो वहाँ पे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो जो है एक कानून पास करती है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। जो यहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही करप्ट हो गए थे और रिच हो गए थे और यहाँ पे नेपोटिज्म भी बढ़ गया था। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी था। इस एक्ट के द्वारा जो है, अब इसके प्रोविजंस को जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरा इसका प्रोविजन है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, उसको अब बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके साथ इसको 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी दिए गए। मतलब इसका एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया जिसमें कि 4 मेंबर्स थे। वो 4 मेंबर्स, पहले 4 मेंबर्स कौन थे? जॉर्ज मॉनसून, फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बारवेल और एक क्लीवलैंड करके कोई है। तो ये 4 लोग जो है उसमें पहले थे। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये मिलकर जो है डिसीजन लेते थे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वैरन हेस्टिंग। ये नाम याद रखना, वैरन हेस्टिंग। और उसके बाद दूसरा इसका प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो जो है सबसे ऊपर हो गया और जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बॉम्बे ये जो है सबॉर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो मान लो कि कोई भी डिसीजन लेना है गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को, तो उनको जो है सबसे पहले पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, वैरन हेस्टिंग से। तो ये सबॉर्डिनेशन किया गया। तीसरा हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। और अब जो भी मतलब केसेस थे वो सारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, पहले प्रोविंशियल कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये तो हो गया। और एक प्रोविजन लाया गया कि इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राइवेट ट्रेड करने नहीं दिया जाएगा। जो उनके ऑफिशियल थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे, करप्शन करते थे, तो प्राइवेट ट्रेड जो है खत्म कर दिया गया। और वो लोग अब कोई भी रिश्वत नहीं ले सकते थे। इंडिया के लोगों से, इंडियन नेटिव से जो है रिश्वत लेना, प्रेजेंट्स और क्या बोलते हैं उसे, ब्राइब्स, ये लेना अलाउड नहीं था अब। तो ये सारी प्रोविजंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां थी। तो इसको हटाने के लिए, खामियों को हटाने के लिए एक और जो है अमेंडिंग एक्ट लेकर आया गया 1781 में। 8 साल बाद जो है एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें क्या किया गया? इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसको कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको जो है एग्जेम्पशन मिल गया। उनके ऑफिशियल एक्शन, वो कुछ भी काम करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिव्यू नहीं करेगा। और जो भी रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स थे उसको भी एग्जेम्पशन मिल गया सुप्रीम कोर्ट का। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसका उसके उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। तो एक ये प्रोविजन लाया गया। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जो भी नेटिव्स हैं, जो हिंदू हैं और मुस्लिम है, उनको पर्सनल लॉ के हिसाब से उनके ऊपर केसेस चलेंगे। जैसे हिंदू को हिंदू लॉज के अनुसार और मुस्लिम को मुस्लिम लॉज के अनुसार। ठीक है, ये सारी प्रोविजंस थी। अच्छा, एक और प्रोविजन जो है मैं भूल गया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनका जो है टर्म फिक्स कर दिया गया 5 साल का। पहले जो है कोई टर्म फिक्स नहीं था, अब 5 साल का टर्म फिक्स कर दिया गया। और 1/4 ऑफ मेंबर को बोल दिया गया कि आप लोग जो है हर साल रिटायर हो गए।
तो ये एक प्रोविजन था। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें कमियां की क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बहुत सारे डिफेक्ट थे। तो पहला डिफेक्ट था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके पास वीटो पावर नहीं था। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो लोग जैसा चाहते थे वैसा हो रहा था। तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं था, सिर्फ एक कास्टिंग वोट था। मतलब कि यदि ड्रॉ हो रहा है तो उसमें जो है वो कास्ट कर सकता है वोट। दो दो 4 मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसमें यदि दो दो हो गए, दो ने बोला हाँ दो ने बोला ना, तो ये जो है गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट दे देगा और जो इसको देगा वो जीत जाएगा। तो ये एक कमी थी, है ना। और इसमें ये भी डिफेक्ट था कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसमें जो है इससे भारत के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, भारत के लोग तो अभी भी सफर कर रहे थे। लेकिन इससे एक चीज फायदा हुआ कि जो भी चीजें थी अब जो है इंडिया में रेगुलेट होने लगी। पहली बार जो है रिकॉग्नाइज किया गया इसके EIC के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। और बाद में चलकर इसके बाद जो है बहुत सारे रिफॉर्म आते हैं जो कि अगले एक्ट में आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। तो ये एक ग्राउंड वर्क जो है तैयार कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये थी वीडियो। यदि आपको पसंद आई तो इसको एक बार लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।